बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इससे पहले आप इस कहानी की 104 एक साथ सुन चुके हैं और अब किस नंबर 105 मुलाहिज़ा फरमाएं। लेकिन उसे खरा जवाब भी मैं नहीं दे सकता। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि किसी बहाने से आज ही उसे यहाँ से चलता कर दूं। हम सबका फायदा इसी में है। आयशा बोली, महल्ले वालों को भी अब बातें बताने का मौका मिल रहा है। हमारी पड़ोसन फातिमा कल मुझसे पूछ रही थी कि यह कैसा मेहमान है, 24 घंटे घर में घुसा रहता है और बाहर निकलता ही नहीं। ठीक है, मैं आज उसे रुखसत कर दूंगा, शफकत ने जवाब दिया और अलमारी से कपड़े निकालने लगा। कहीं जा रहे हो? आयशा ने पूछा। हाँ, एक बहुत जरूरी काम से जा रहा हूँ, दोपहर तक वापस आऊंगा। तुम लड़के के हाथ हाजी साहब को नाश्ता भिजवा देना, शफकत ने कहा। तुम भी नाश्ता करके जाना। मैं बानो से कहती हूँ पहले तुम्हें नाश्ता बना दे, आयशा कहती हुई कमरे से निकल गई। शफकत अपनी जगह पर खड़ा सोचता रहा। वो बीवी की बातों पर गौर कर रहा था। आयशा ठीक ही कहती थी। उनकी 3 जवान बेटियां हैं, 2 कॉलेज में और एक स्कूल में पढ़ती है। उस महल्ले में बड़ी शराफत से जिंदगी वो गुजार रहा था। लोग उसके बारे में सिर्फ इतना जानते थे कि वो बिजनेसमैन है। वो इसकी इज्जत करते थे और शफकत ने ये अक्लमंदी की थी कि अपने उस काले धंधे को उसने घर से दूर ही रखा था। उसने बीवी को कभी नहीं बताया था कि वो क्या करता है और ना ही बीवी ने कभी उससे कुछ पूछा था। और आज जिंदगी में पहली मर्तबा उसे सूरत-ए-हाल की नज़ाकत का एहसास हुआ। उसने हाजी अब्दुल्ला के लिए बड़े बड़े काम किए थे। शारिक से भी उसके ताल्लुकात रहे थे और शारिक के अफगानिस्तान जाने के बाद हाजी ने जब उसकी माँ और बहन से कोठी छीनने का फैसला किया था तो शफकत ने हाजी को इस काम से रोकना चाहा था, लेकिन हाजी ने बात नहीं मानी और शारिक की माँ और बहन को धक्के देकर कोठी से निकलवा दिया था। अफगानिस्तान से वापस आने के बाद शारिक को जब सूरत-ए-हाल का इल्म हुआ तो उसने हाजी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां शुरू कर दी। शारिक के खिलाफ कोई जवाबी कार्रवाई करना तो क्या, हाजी अभी तक ये पता नहीं चला सका था कि शारिक और समीना हैं कहाँ। हाजी बार बार ठिकाने बदल रहा था, लेकिन वो हमा वक्त शारिक की निगाहों में था। शारिक को अब यह भी मालूम हो गया था कि हाजी उसके घर में छुपा हुआ है। शफकत दरअसल हक के नमक अदा कर रहा था, लेकिन आज बीवी की बातों ने उसे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया था कि अब हाजी हारा हुआ घोड़ा है और शफकत के ख्याल में हारे हुए घोड़े पर शर्त लगाना अक्लमंदी नहीं थी। उसने चश्मे तसव्वुर से आने वाले कल की तस्वीर भी देख ली थी। महमूद को हाजी ने असम्बली तक पहुंचाया था। वो हाजी के पैर चाटा करता था, लेकिन आज उसने भी हाजी की कोई मदद करने से इनकार कर दिया था। शारिक और समीना की कार्रवाइयां तेज थी। दूसरी तरफ अवामी दबाव से हुकूमत भी हाजी के खिलाफ कार्रवाई का प्रोग्राम बना रही थी। इन हालात में अक्लमंदी का तकादा तो यही था कि हाजी से अलहदगी इख्तियार कर ली जाए, लेकिन वो हाजी से इस तरह अलग नहीं होना चाहता था कि उसे शुबा हो सके कि वो उसका साथ छोड़ रहा है। बहुत सोच विचार के बाद उसके ज़हन में एक तरकीब आई और उसने उस पर अमल करने का फैसला कर लिया। शफकत अपने ख्यालात से उस वक्त चौंका जब उसकी बड़ी बेटी बानू उसके लिए नाश्ता लेकर आ गई। वो नाश्ता कमरे में पड़ी हुई छोटी मेज पर रख रही थी और शफकत बड़ी गहरी नजरों से उसे देख रहा था। अब्बू, नाश्ता, बानू ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। हाँ बेटी, शफकत ने कहा और मेज के सामने कुर्सी पर बैठकर नाश्ता करने लगा। नाश्ता खत्म करने के बाद उसने कपड़े बदले और 8 बजे के करीब हाजी से मिले बगैर घर से निकल गया। शफकत ने आयशा से कहा था कि वो दोपहर तक वापस आ जाएगा, लेकिन उसकी वापसी शाम 6 बजे के करीब हुई। वो सिर्फ चंद मिनट के लिए घर में आया था और फिर उस हिस्से में चला गया जहाँ हाजी रहाइश पजीर था। वो दोनों देर तक बातें करते रहे। इसी दौरान दोनों ने कई मरतबा कई जगहों पर फोन किए थे। रात 9 बजे के करीब पेजेरो दरवाजे पर आकर रुकी। काल बेल बजने पर दरवाजा शफकत ही ने खोला। उस वक्त गली में कुछ लोगों की आमदोरफ्त थी। शफकत पेजेरो से उतरने वाले 2 आदमियों से इस तरह गर्मजोशी से मिला जैसे उसके बहुत करीबी और गहरे दोस्त हों और ये मुलाकात बहुत अरसे बाद हुई हो। वो उन्हें अंदर ले आया। वो दोनों तकरीबन 10 मिनट तक हाजी से बातें करते रहे और जब वो वापस जाने लगे तो हाजी अब्दुल्ला भी उनके साथ था। पेजेरो चली गई। शफकत दरवाजे के सामने खड़ा था। उसने इत्मीनान का गहरा सांस लिया और अंदर आ गया। वो अपने आप को बहुत हल्का फुल्का महसूस कर रहा था, जैसे सर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। मुबारक हो भाई, हाजी अब्दुल्ला वसत भुरे वाले मकान से भी भाग गया। ये बात इंस्पेक्टर उस्मान ने कही थी, जो अभी अभी अंदर दाखिल हुआ था। इस वक्त रात के 11 बज रहे थे और वो सब लोग लाउंज में बैठे टीवी पर आने वाला ड्रामा देख रहे थे। समीना ने जल्दी से उठकर टीवी बंद कर दिया और उस्मान के सामने बैठ गई। तफसील से बताओ, वो किस वक्त वहां से गया है और कहाँ गया है? वो रात 9 बजे के लगभग वहां से गया है, उस्मान ने जवाब दिया। मैं 10 बजे के करीब मिस्री शाह में पहलवान की दुकान से पान बनवा रहा था। मेरा इरादा इसी तरफ आने का था और तुम लोगों के लिए पान बनवा रहा था कि शफकत भी वहां आ गया। उसके साथ गाड़ी में उसकी बीवी और बेटियां भी थी। वो शायद उन्हें सैर कराने निकला था और पान लेने के लिए रुक गया था। मुझे देखकर वो गाड़ी से उतर आया। वो आज मुझे कुछ बदला बदला सा लगा था। उसकी बातों से अंदाजा हुआ कि वो हाजी अब्दुल्ला से कुछ बदगुमान है। मैंने उसे ये दरियाफ्त किया था कि वो तो हाजी का बहुत करीबी साथी है। उससे मुलाकात हो तो मेरी उससे सिफारिश कर दे कि अब तो मुझे माफ कर दे। उसके एक टेलीफोन पर मेरी मुलाजमत बहाल हो सकती है। और तुम लोग जानते उसने क्या जवाब दिया था? उसने जवाब तुम्हें दिया था। हम कैसे जान सकते हैं? समीना मुस्कुराई।
اس نے کہا تھا کہ حاجی 9 بجے تک تو اس کے گھر پر تھا، لیکن اس نے اسے چلتا کر دیا اور ابھی اسے بھی پتہ نہیں کہ وہ کہاں گیا ہے۔ اس کے بعد وہ عجیب سی باتیں کرنے لگا۔ اس نے اپنی جوان بیٹیوں کا بھی ذکر کیا۔ اس کی باتوں سے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ وہ حاجی سے بدگمان ہو رہا ہے اور اس سے الگ ہونا چاہتا ہے۔ گڈ، سمینہ نے اس کے خاموش ہونے پر کہا۔ لوگ چڑھتے سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ حاجی عبداللہ کا زوال شروع ہو چکا ہے۔ شفقت پہلا آدمی ہے جس کے بارے میں تم نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ وہ حاجی کو چھوڑ رہا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ چند روز کے اندر اندر اس کے سارے آدمی بھاگ جائیں گے، لیکن ہم حاجی کو چین سے نہیں بیٹھنے دیں گے۔ اس کے جو اڈے ہماری نظروں میں آ چکے ہیں انہیں تو ہم ہر حال میں تباہ کریں گے۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوئی، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگی، اب تمہیں 2 کام کرنے ہیں۔ پہلے نمبر پر یہ معلوم کرنا ہے کہ حاجی کا نیا اڈا کہاں پر ہے، اور دوسرے نمبر پر بند روڈ والے ٹھکانے کے بارے میں پوری معلومات حاصل کرنی ہے۔ یہ کام زیادہ سے زیادہ 1-2 دن میں ہو جانا چاہیے۔ ہو جائے گا، انسپیکٹر عثمان نے مسکراتے ہوئے کہا، پھر چند لمحوں کی خاموشی کے بعد بولا، ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں جو سب سے اہم ہے۔ وہ کیا؟ سمینہ نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے بڑے زور کی بھوک لگ رہی ہے، عثمان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ بیوی نے آج کھانا نہیں دیا؟ شارق بولا۔ میں نے اسے چند روز کے لیے گاؤں بھیج دیا ہے، عثمان نے کہا۔ آج دن میں حاجی کے 2-3 آدمیوں سے بھی ملاقات ہوئی تھی۔ ان کی باتوں سے میں نے اندازہ لگایا کہ حاجی کو اپنے بعض آدمیوں پر شبہ ہو گیا ہے کہ وہ شارق کے لیے مخبری کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے میرا نام بھی ان مشکوک افراد کی فہرست میں ہو، اس لیے میں نے آج ہی اپنی بیوی بچوں کو گاؤں بھیج دیا ہے۔ حاجی جیسے آدمی کا کوئی بھروسہ نہیں، مجھ پر شبہ ہونے کی صورت میں وہ میرے بیوی بچوں کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ اچھا کیا تم نے، سمینہ نے کہا۔ پھر شاہ پری کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، تم سالن گرم کرو، میں آ کر 2 روٹیاں پکا دیتی ہوں۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد انسپیکٹر عثمان کھانا کھا رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی آج کی صورتحال پر بھی تبصرے ہو رہے تھے۔ آج بھی اخبارات نے زمین میں شائع کیے۔ عثمان انہیں بتا رہا تھا، بعض اعلیٰ اور ذمہ دار افسروں کے ایسے بیانات بھی شائع ہوئے ہیں جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ حکومت اب حاجی عبداللہ کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ حکومت ضرور کارروائی کرے گی، سمینہ نے کہا، لیکن اس سے پہلے ہم اپنی کارروائی مکمل کریں گے اور اسے اس قابل ہی نہیں چھوڑیں گے کہ وہ کوئی مزاحمت کر سکے۔ یہ بات شارق نے کہی تھی۔ مزاحمت کرنے کے قابل تو وہ اب بھی نہیں، وہ تو چھپنے کے ٹھکانے تلاش کرتا پھر رہا ہے، عثمان نے کہا۔ نہیں، اسے کمزور مت سمجھو، شارق بولا۔ دشمن کو کبھی کمزور مت سمجھو، اور حاجی عبداللہ جیسا مکار دشمن اس میں ابھی بڑا دم ہے۔ اس کے آدمی اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، پولیس اور سرکاری محکموں میں اس کے نمک خوار موجود ہیں۔ اگر کسی شریف اور دیانتدار افیسر نے اس کے خلاف کسی کارروائی کی بات کی ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اس کے خلاف واقعی ہی کارروائی شروع ہو جائے گی اور اسے پکڑ کر سلاخوں کے پیچھے بند کر دیا جائے گا۔ نہیں میرے دوست، اس میں ابھی بڑا دم ہے، وہ آسانی سے ہتھیار نہیں ڈالے گا، وہ زندگی کی آخری سانس تک لڑے گا۔ شاید تم ٹھیک ہی کہتے ہو، عثمان کے منہ سے گہرا سانس نکل گیا۔ عثمان کھانا کھا چکا تھا۔ شاہ پری برتن اٹھا کر لے گئی اور کچھ دیر بعد چائے بنا کر لے آئی۔ تم لوگوں نے کچھ محسوس نہیں کیا؟ نولک نے اچانک کہا، باہر بارش ہو رہی ہے، مٹی کی بھینی بھینی مہک آ رہی ہے۔ اس نے اٹھ کر کھڑکی کھول دی۔ اس کے ساتھ ہی ٹھنڈی اور بھیگی ہوئی ہوا کا ایک جھونکا اندر آیا۔ بادل جو صبح سے ہو رہے تھے آخر بوندا باندی شروع ہو گئی، سمینہ بولی۔ ہلکی بوندا باندی سے موسم خاصا خوشگوار ہو گیا تھا۔ وہ لوگ کمرے سے نکل کر برآمدے میں آ گئے۔ بارش تیز نہیں ہوئی، فوار سی پڑتی رہی اور تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ بھی ختم ہو گئی۔ وہ لوگ کافی دیر تک برآمدے میں بیٹھے رہے، پھر اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئے۔ میرا خیال ہے اب سو جانا چاہیے، نولکھا انگڑائی لیتے ہوئے بولا۔ وہ لوگ بھی اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ انسپیکٹر عثمان اوپر والی منزل پر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ بستر پر لیٹ کر سونے کی کوشش کرتا رہا لیکن نیند نہیں آ رہی تھی۔ بلاخر وہ بستر سے اٹھ کر باہر آ گیا۔ اوپر کی منزل پر بھی ایک کشادہ ٹیرس بنا ہوا تھا جس میں چند کرسیاں بھی پڑی ہوئی تھی۔ وہ ایک ایزی چیئر پر نیم دراز ہو گیا اور بادلوں سے ڈھکے ہوئے تاریک آسمان کو گھورتے ہوئے شاہ پری کے بارے میں سوچنے لگا۔ آج اس کے یہاں آنے کی اصل وجہ شاہ پری ہی تھی۔ یوں تو اسے سمینہ بھی اچھی لگتی تھی، لیکن سمینہ کی طرف قدم بڑھانے کا مطلب وہ اچھی طرح سمجھتا تھا۔ اس کے خیال میں وہ شاہ پری کو حاصل کر کے ہی رہے گا، خواہ اس کے لیے اسے کیسے ہی کٹھن اور نازک مرحلوں سے کیوں نہ گزرنا پڑے۔ اس نے یہ بھی فیصلہ کیا تھا کہ وہ ان لوگوں کے قریب رہنے کی کوشش کرے گا تاکہ شاہ پری سے ملنے کا موقع ملتا رہے۔ انسپیکٹر عثمان صبح 4 بجے تک ٹیرس پر بیٹھا شاہ پری کے بارے میں سوچتا رہا، اور جب اس کی پلکیں نیند کے بوجھ سے تھکنے لگی تو وہ کمرے میں آ کر بستر پر لیٹ گیا۔ صبح 10 بجے اسے جھنجھوڑ کر جگایا گیا۔ اسے جگانے والی شاہ پری تھی۔ اس کے ہاتھ میں چائے کا کپ تھا اور ہونٹوں پر مسکراہٹ۔ مجھے معلوم ہے تم بیڈ ٹی پینے کے عادی ہو، شاہ پری نے کہا، اس لیے میں چائے بنا کر لے آئی ہوں۔ اس نے جھک کر چائے کا کپ بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ آنکھ کھلتے ہی شاہ پری کو دیکھ کر عثمان کی آنکھوں میں چمک سی ابھر آئی۔ وہ رات بھر کرسی پر بیٹھا اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا اور پھر سوتے میں بھی اسی کے خواب دیکھ رہا تھا، اور اب اس کے سامنے تھی۔ وہ پلک جھپکے بغیر اسی کی طرف دیکھ رہا تھا، اور جب شاہ پری کپ رکھ کر جانے لگی تو عثمان نے غیر ارادی طور پر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔
शाह परी को ज़हनी तौर पर एक झटका सा लगा। उसके ख्वाबों ख्याल में भी नहीं था कि उस्मान इस किस्म की कोई हरकत करेगा। उसने हाथ छुड़ाने की कोशिश नहीं की। पहले उसने उस्मान की साथ की तरफ देखा जिससे उसने कलाई पकड़ रखी थी। फिर शाह परी की नजरें आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठती हुई उसके चेहरे पर जम गई। उन नजरों में बेपनाह सर्द मोरी थी। उस्मान के दिमाग को झटका सा लगा और उसने शाह परी की कलाई छोड़ दी। सॉरी शाह परी, मेरे दिमाग पर शायद अब भी नींद का सा खुमार तारी है। अपने दिमाग का इलाज कराओ। शाह परी के लहजे में भी सर्द मोरी थी। चाय पीकर नीचे आ जाओ, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। उस्मान के मुंह से गहरा सांस निकल गया। वो दरवाजे की तरफ जाती हुई शाह परी को देखता रहा और जब वो कमरे से निकल गई तो कप उठाकर चाय की चुस्कियां लेने लगा। आधे घंटे बाद वो जब नीचे उतर रहा था तो उसके दिल में हल्का सा खौफ था। वो सोच रहा था कि अगर शाह परी ने उसकी हरकत के बारे में समीना या शायर को बता दिया होगा तो वो लोग न जाने इसके साथ क्या सलूक करेंगे। वो सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे और रदिया और शाह परी नाश्ता लगा रही थी। उस्मान के दिल में हल्का सा खौफ था। वो शायर के सामने कुर्सी घसीट कर बैठ गया और बारी बारी उन सब की तरफ देखने लगा, लेकिन किसी के चेहरे पर गैर मामूली तासरात नहीं थे। शाह परी ने भी आमलेट की प्लेट उसके सामने रखते हुए मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा था। उस्मान ने इत्मीनान का सांस लिया। शाह परी ने उसकी शिकायत नहीं की थी। उसने शायद गलती समझकर उस हरकत को नजरअंदाज कर दिया था। नाश्ते के दौरान ये प्रोग्राम बना था कि उस्मान और शाह परी बंद रोड पर जाकर हाजी के उस अड्डे का तफसीली जायजा लेंगे और उसके बाद उस अड्डे पर रेड करने का प्रोग्राम बनाया जाएगा। उस्मान ने कनकियों से शाह परी की तरफ देखा। शाह परी के होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट थी। वो दोनों 11 बजे के लगभग घर से निकल गए। शाह परी ने समीना का बुर्का पहन लिया था। उसने चेहरा नकाब में छुपा रखा था, अलबत्ता आंखें बनाना थी। कार तेजाब आता और सुल्तानपुर से होती हुई रेलवे स्टेशन के पुल की सीढ़ियों के करीब जीटी रोड पर आ गई और फिर 2 मुरिया पुल से होती हुई सर्कुलर रोड पर दौड़ने लगी। ट्रैफिक ज्यादा होने की वजह से कार की रफ्तार कम थी। वो शाही कला के करीब से गुजरे तो शाह परी हैरत अमेज नजरों से कले की अजीम दीवार की तरफ देख रही थी। ये मुगलों के दौर का बना हुआ कला है। लाहौर शहर में बेशुमार तारीखी इमारतें हैं जो हमारा तारीखी विरसा है। ये तारीखी इमारतें देखने से ताल्लुक रखती हैं। वापसी पर वक्त हुआ तो मैं तुम्हें इस कले की सैर कराऊंगा। उस्मान ने शाह परी की तरफ देखते हुए कहा, फिर उसे कले के बारे में बताने लगा। मिंटू पार्क वाले चौक से कार बूढ़ा रावी की तरफ मुड़ गई और फिर उन्हें रावी के पुल तक पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगी। उस चौक पर मेले का सा सामान नजर आ रहा था। एक तरफ शहर से बाहर जाने वाली बसें कितार में खड़ी थी। उन इतराफ से जो लोग लारी अड्डे पर नहीं जा सकते थे वो यहीं से बसों में बैठते थे। दूसरी तरफ शहर में दाखिल होने वाली बसें मुसाफिरों को उतार रही थी। उस्मान ने कार बाईं तरफ बंद रोड पर मोड़ दी। ये सड़क जमीन की सतह से 10-12 फुट ऊंची थी। उसके बाईं तरफ गुंजान आबादी थी और दाईं तरफ कुछ फासले पर दरियाए रावी बह रहा था। सड़क और दरिया के दरमियान वसी रकबे पर शीशम और इसी किस्म के दरख्तों का जंगल था जिसमें जगह जगह लोगों की टोलियां नजर आ रही थी। लोग पिकनिक मनाने के लिए यहाँ आते रहते थे। कुछ अर्सा पहले दरिया में सैलाब आ जाने की वजह से शहर का बेशतर हिस्सा पानी में डूब जाया करता था, जिससे बहुत सा जानी और माली नुकसान होता था। लेकिन फिर यहाँ दरिया के साथ साथ बंद बनाकर उस पर यह सड़क तामीर कर दी गई। उस बंद की तामीर से न सिर्फ शहर को हर साल आने वाले सैलाब की तबाहकारियों से बचा लिया गया, बल्कि ये सड़क तामीर हो जाने से शहर के दरमियान फासले भी कम हो गए हैं। ये सड़क यतीम खाने वाले चौक पर मुल्तान रोड से जा मिलती है। उस्मान शाह परी को बता रहा था और शाह परी दाईं तरफ जंगल और दरिया की तरफ देखने लगती और कभी बाईं तरफ आबादी की तरफ। आबादी सड़क से तकरीबन 50 गज हटकर थी और खासी गुंजान थी। सड़क पर दोनों तरफ से ट्रैफिक जारी था। उस ट्रैफिक में ज्यादातर बसें और माल बरदार ट्रक शामिल थे जो शहर की पुरहुजूम सड़कों पर जाने की बजाय शहर के बाहर से होते हुए अपने अपने अड्डे की तरफ चले जाते थे। उस्मान ने एक जगह गाड़ी रोक ली और बाईं तरफ इशारा करते हुए बोला, वो फिल्म स्टूडियो है, यहाँ फिल्में बनती हैं। वो चलने में खामोश रहा, फिर बोला, अगर तुम फिल्मों में काम करना चाहो तो मेरे कुछ ताल्लुकात हैं इंडस्ट्री में। तुम हीरोइन बनकर लाखों दिलों पर राज कर सकती हो। हीरोइन? शाह परी ने हैरत से उसकी तरफ देखा। हाँ, तुम में हीरोइन बनने की तमाम तर सलाहियतें मौजूद हैं। उस्मान बोला, हमारी इंडस्ट्री की हीरोइनें माशाल्लाह ऐसी हैं कि जिस जगह डांस करती हैं वो जगह जमीन में धंस जाती है। और तुम तो स्मार्ट हो, हसीन हो। तुम तो देखते ही देखते शहरत की बुलंदियों पर पहुंच जाओगी और लोग तुम्हारी एक झलक तक देखने को तरसा करेंगे। मगर मुझे तो डांस नहीं आता, शाह परी ने कहा। यहाँ डांस आता ही किसे है? उस्मान ने मुस्कुराते हुए कहा। हीरोइन की बेमानी उछल कूद पर लोग सीटियां बजाते हैं और दाद देते हैं। वैसे तुम चंद रोज में डांस सीख सकती हो। हीरोइन बाद में बनूंगी, पहले वो काम जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। शाह परी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, ओ हाँ, वो काम तो पहले होना चाहिए। उस्मान ने कहते हुए गाड़ी आगे बढ़ा दी। तकरीबन 1 फरलांग का फासला तय करने के बाद उसने एक बार फिर गाड़ी रोक ली और बाईं तरफ इशारा करते हुए बोला, वो बाउंड्री वाल देख रही हो? ये तकरीबन 3 एकड़ का रकबा है जिसे बाउंड्री वाल से महफूज कर लिया गया है। ये प्लाट हाजी की मलकियत है।
कई साल पहले उसने ये जमीन कोड़ियों के मोल खरीदी थी और अब उसकी मलकियत करोड़ों रुपए है। उसे कई पार्टियां उस प्लाट के लिए ऑफर दे चुकी हैं, लेकिन हाजी उसे फरोख्त नहीं करना चाहता। वो यहाँ फिल्म स्टूडियो बनाना चाहता है क्योंकि अब उसे भी फिल्मों से कुछ दिलचस्पी पैदा हो गई है। लेकिन जो सूरत पैदा हुई है उसके पेश नजर मैं समझता हूँ कि उसकी ये हसरत पूरी नहीं हो सकेगी। शाहपरी उस तरफ देख रही थी। खासा वसी और अरीज रकबा था जिसे ऊंची चार दीवारी ने घेर रखा था। चार दीवारी में एक बहुत बड़ा आईनी गेट था जिसके अंदर की तरफ एक कमरा बना हुआ था। उसके आसपास शीशम के कुछ दरख्त भी थे और दो आदमी दरख्तों के नीचे चारपाइयों पर बैठे हुक्का पी रहे थे। प्लाट का बेशतर हिस्सा छोटी छोटी झाड़ियों और घास से हटा हुआ था। दाईं तरफ जरा आगे एक मुख्तसर सा मकान भी नजर आ रहा था। कांटे नुमा ये मकान दूर से खासा खूबसूरत लग रहा था। दरख्तों के नीचे वो कांटे देख रही हो? उस्मान ने कांटे की तरफ इशारा करते हुए कहा। उसके नीचे एक तह खाना भी है, माल उसी तह खाने में भरा हुआ है और वो दो आदमी जो चारपाइयों पर बैठे हुक्का पी रहे हैं 24 घंटे यहाँ रहते हैं। ये बज़ाहिर नहते नजर आ रहे हैं लेकिन इनके पास जदीद तरीन असला मौजूद है। शाहपरी बड़ी गहरी नजरों से इतराफ का जायजा ले रही थी। उस प्लाट के दोनों तरफ गलियां थी और आबादी गुंजान थी। पिछली तरफ भी आबादी थी। आबादी के सामने वाले रुख पर 12-14 फुट चौड़ी सड़क थी। सड़क के उस तरफ कच्ची जमीन थी जिस पर घास और खुदरू झाड़ियां उगी हुई थी और शीशम के दरख्त भी नजर आ रहे थे। उससे आगे सड़क वाली घाटी शुरू हो जाती थी। शाहपरी एक और चीज देखकर चौंक गई। बांध वाली सड़क की ढुलान पर दरख्तों के नीचे 2-3 चूलदारियां लगी हुई थी। 3 औरतें और 3-4 नंग दड़ंग बच्चे भी नजर आ रहे थे। ये कौन लोग हैं? शाहपरी ने चूलदारियों की तरफ देखते हुए पूछा। कोई खाना बदोश है जिन्होंने यहाँ डेरा जमा रखा है, उस्मान ने कहा। खाना बदोशों के उस डेरे को देखकर शाहपरी के जहन में एक और ख्याल उभरा था, लेकिन उसने उस्मान के सामने अपने ख्याल का इजहार नहीं किया। उस कॉटेज के सामने एक खूबसूरत लान भी बना हुआ है। क्या कॉटेज में कोई रहता भी है? शाहपरी ने पूछा। हाजी के घर वाले या दूसरे रिश्तेदार पिकनिक के लिए दरिया पर आते रहते हैं। वो लोग उस कॉटेज में रात गुजारते हैं, लेकिन जब से हाजी के खिलाफ हंगामे शुरू हुए हैं उसने सबको इस तरफ आने से मना कर दिया है। 2 महीनों से यहाँ कोई नहीं आया। अलबत्ता ये चौकीदार मुस्तकिल यहाँ रहते हैं। ठीक है, चलो अब चलते हैं, शाहपरी ने कहा। इंस्पेक्टर उस्मान ने इंजन स्टार्ट करके गाड़ी वापस मोड़ ली। फिल्म स्टूडियो से जरा आगे निकलने के बाद उसने गाड़ी जंगल वाली सड़क पर नीचे उतार कर दरख्तों के नीचे रोक ली। ये बड़ा अच्छा पिकनिक पॉइंट है, कुछ देर यहाँ बैठकर वापस चलते हैं। उस्मान इंजन बंद करके अपनी तरफ का दरवाजा खोलकर नीचे उतर आया। शाहपरी भी नीचे उतर आई। उस जगह खासी रौनक थी। जगह जगह घास पर लोगों की टोलियां बैठी हुई थी। बच्चे एक दूसरे के पीछे दौड़ रहे थे। दरख्तों के नीचे जगह जगह लकड़ी और कंक्रीट के बेंच भी रखे हुए थे जिन पर लोग बैठे हुए थे। दरख्तों की इख्तिताम पर दरिया पर एक लंबा चौड़ा घाट सा बना हुआ था जहाँ चप्पू वाली कश्तियां मौजूद थी। घाट पर भी लोगों का रश लगा हुआ था। लोग कश्तियों पर बैठने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। दरख्तों के नीचे चाय, नान, छोले और खाने पीने की अशिया के कई ठेले भी खड़े थे। वो दोनों एक बेंच पर बैठ गए। कुछ देर बाद उस्मान एक ठेले से चाट की 2 प्लेटें ले आया। एक प्लेट उसने हाथ में रखी और दूसरी शाहपरी की तरफ बढ़ा दी। शाहपरी को बुरके का नकाब उतारना पड़ा। उसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट थी। तुम अफगानिस्तान की रहने वाली हो और तुम्हें यहाँ आए हुए ज्यादा अरसा भी नहीं हुआ, लेकिन तुम उर्दू बहुत अच्छी बोल लेती हो, उस्मान ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। अफगानिस्तान की सरहद पार करते ही मुझे ये एहसास हो गया था कि सरहदी इलाके से आगे कोई मेरी जबान नहीं समझ सकेगा। यहाँ एक जबान ऐसी है जो हर जगह बोली और समझी जाती है, इसलिए मैंने अपनी तमाम तर तवज्जो इस जबान को सीखने पर मबजूल कर दी। उर्दू वैसे भी बड़ी अच्छी जबान है, बड़ी शरीनी है इसमें। मुझे ये जबान अच्छी लगी थी इसलिए जल्दी सीख गई। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि तुम अपना वतन छोड़कर क्यों आई? उस्मान ने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। या अगर तुम अच्छे हाथों में होती तो कोई बात भी होती। क्यों? शारिक अच्छा आदमी नहीं है क्या? शाहपरी बोली। शारिक बेहैसियत इंसान बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बोला, लेकिन वो जो कुछ कर रहा है अच्छा नहीं कर रहा। एक तरफ बदमाशों और स्मगलरों के गिरोह से महाज अराई हो रही है और दूसरी तरफ पुलिस उसकी तलाश में है। तुम सब कुछ अपनी आंखों के सामने देख रही हो। उसकी जिंदगी में एक लम्हे का भी सुकून नहीं है और उसके साथ जो भी है वो भी उसी की तरह ख्वार है। तुम खुद ही बताओ, हाजी और पुलिस के खौफ से अब तक कितने ठिकाने बदल चुके हो तुम लोग? क्या तुम्हारा दिल नहीं चाहता कि किसी खौफ के बगैर आराम और सुकून की जिंदगी गुजारो? हर लम्हे खौफ ज़हन पर सवार है। किसी भी वक्त किसी तरफ से आने वाली गोली तुम्हारी जिंदगी का खात्मा कर सकती है। मुझे हैरत है कि तुम शारिक के गैंग में कैसे शामिल हो गई। बात दरअसल ये है, शाहपरी ने जवाब दिया। वो दिल ही दिल में मुस्कुरा रही थी। उस्मान उसे पटाने की कोशिश कर रहा था। सुबह उसने हाथ पकड़ा था। शाहपरी ने शारिक या समीना से इसकी शिकायत नहीं की थी, जिससे गालिबन उस्मान का हौसला बढ़ा था और ये उसी का नतीजा था कि इस वक्त वो उसे शारिक के खिलाफ भड़का रहा था। पहले उसने फिल्मी हीरोइन बनाने की बात की थी और अब उसे शारिक के खिलाफ बहकाने की कोशिश कर रहा था और शाहपरी उसे डील देना चाहती थी।
بات دراصل یہ ہے کہ وہ بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگی، افغانستان میں شارق، سمینہ اور نولکھا ہمارے گھر میں آ کر رہے تھے۔ اسی دوران مجاہدین کے گروہ نے ہمارے گاؤں پر حملہ کر دیا تھا۔ ہم وہاں سے جانے بچا کر بھاگے تو یہ لوگ بھی ہمارے ساتھ تھے، کئی دنوں تک ہمارا ساتھ دیا۔ ہم اپنے ہی وطن میں بے سہارا، بے بس اور مجبور ہو گئے تھے۔ شارق وغیرہ قدم قدم پر ہمارا ساتھ دیتے رہے۔ ہم نے اپنے ایک رشتہ دار کے یہاں پناہ لی تھی، لیکن اس صوبے پر قابض فوج کے ایک دستے نے اس گاؤں پر بھی حملہ کر دیا۔ اس حملے میں ہمارا وہ رشتہ دار اور میرا باپ بھی مارا گیا تھا۔ مرتے وقت میرے باپ نے شارق اور سمینہ سے کہا تھا کہ میرا اور میری ماں کا خیال رکھیں۔ میری ماں کو بچھو نے ڈس لیا، بہت ہی زہریلا بچھو تھا، وہ مر گئی۔ شارق وغیرہ مجھے ساتھ لیے پھرتے رہے، کئی بار ان کا موت سے سامنا ہوا، لیکن انہوں نے قدم قدم پر میری حفاظت کی۔ سرحد پار کرنے سے پہلے شارق نے مجھے کہہ دیا تھا کہ اگر میں چاہوں تو افغانستان میں کسی اپنے رشتہ دار کے پاس جا سکتی ہوں، لیکن میرا وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس کے علاوہ میں اس خون خرابے سے بھی نکلنا چاہتی تھی، اس لیے میں ان کے ساتھ آ گئی اور یہاں آ کر بھی خون خرابے میں ہی الجھ گئی۔ عثمان نے کہا، لیکن تم نے اس کا ساتھ چھوڑنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ ایک مرتبہ کوشش کی تھی، شاہ پری نے دل ہی دل میں مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ عثمان کھلتا جا رہا تھا، یہ معلوم ہونے کے بعد کہ شارق اور اس کے ساتھی مفرور ہیں اور طویل عرصے سے پولیس کو مطلوب ہے، تو میں نے ان کا ساتھ چھوڑنے کی کوشش کی تھی، لیکن شارق نے مجھے دھمکی دی کہ اگر میں نے ایسا کیا تو وہ مجھے پولیس کے حوالے کر دے گا، کیونکہ ایک تو میرے پاس پاسپورٹ یا ایسی کوئی چیز نہیں، دوسرے اس ملک میں آتے ہی میں ان کے ساتھ قتل کی چند اور وارداتوں میں ملوث ہو گئی تھی۔ گو کہ ان میں عملی طور پر میرا کوئی حصہ نہیں تھا، لیکن میں ان کے ساتھ تو تھی۔ گویا تم چاہتی ہو کہ ہر قسم کے خوف سے آزاد ہو کر امن و سکون کی زندگی گزارو۔ عثمان نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا، یہ خواہش تو ہر شخص کی ہے۔ شاہ پری نے جواب دیا، ٹھیک ہے، میں اس سلسلے میں کچھ سوچوں گا، لیکن شارق یا سمینہ وغیرہ کو ان باتوں کی ہوا نہیں لگنی چاہیے۔ عثمان نے کہا، میں ان سے ایسی کوئی بات کیوں کرنے لگی؟ شاہ پری بولی، تم فکر مت کرو، میں ایسا بندوبست کروں گا کہ شارق تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا اور تم اس شہر میں آزادی اور سکون کی زندگی گزارو گی۔ عثمان نے کہا، میرا خیال ہے اب چلنا چاہیے، خاصی دیر ہو گئی ہے۔ شاہ پری اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولی، ہاں چلو، ابھی تمہیں قلعے کی سیر بھی کرانی ہے۔ عثمان بھی اٹھ گیا، اس نے جاٹ والے کو پیسے دیے اور شاہ پری کے ساتھ کار کی طرف چلنے لگا۔ اس نے شاہ پری کا ہاتھ پکڑ لیا تھا اور شاہ پری نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔